हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन स्ट्रोक्स के बारे में। आई एम डॉक्टर मधुकर त्रिवेदी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों में। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक के जैसा ही एक ब्रेन का अटैक है, जिसमें या तो ब्रेन की खून की नली में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं या ब्रेन की खून की नली या ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाती है। जब ब्लॉकेज होता है तो उसे हम कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। जब ये ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं हिमरेजिक स्ट्रोक। इन दोनों की वजह से ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग और डैमेजेस डेवलप होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे टाइमली समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमें याद रखना है फास्ट। फास्ट का मतलब है F फॉर फेस, यानी कि फेस टेढ़ा हो जाना। A फॉर आर्म, यानी कि हाथ या पैरों में वीकनेस आ जाना। S फॉर स्पीच, यानी कि स्पीच में डिफिकल्टी आनी। एंड T फॉर टाइम, दैट मीन्स टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम आपको या आपके आसपास में किसी को होते हैं, जैसे कि मुंह टेढ़ा हो जाना, अचानक से हाथों पैरों में कमजोरी आ जाना, अचानक से बोलने में दिक्कत होना, ये कोई भी सिम्टम अगर सडनली डेवलप हो रहे हैं तो इमीडिएटली हमें तुरंत से तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल जाना है, और ऐसे हॉस्पिटल जाना है जो कि एक स्ट्रोक रेडी सेंटर हो। स्ट्रोक के अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे कॉमन कॉजेज स्ट्रोक के हैं डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, उन्हें सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपने बीपी शुगर को की मेडिसिन रेगुलर बेसिस पर लें, अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रहें। कई लोग सोचते हैं कि हमें आज तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमारा बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, बट हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, तो हम इसे क्यों ही ट्रीट करें। वो कुछ दिन दवा लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना लंबा बीपी, जितना लंबा शुगर चलता है, बेसिकली डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एक्ट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। धीरे धीरे करके हमें हमारे ब्रेन के में ब्लॉकेजेस डेवलप कर रहा होता है, और एक दिन आता है जब ये सडनली ब्लॉक हो जाती है या हाई बीपी की वजह से ये बर्स्ट हो जाती है, और फिर हमें स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि जंक फूड, ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वीट कंजम्पशन, पुअर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी स्ट्रोक के इंपॉर्टेंट कारण है। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि कार्डियक कॉज ऑफ स्ट्रोक्स भी होते हैं, जिसे हम कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, स्पेशली हार्ट की धड़कन की बीमारी जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, ऐसे केसेस आर एट वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ऐसे में हमें काफ़ी समय प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस देनी होती हैं, सो दैट हम फ्यूचर स्ट्रोक के रिस्क को बचा पाएँ। इन सारे फैक्टर्स पे अगर हमने ध्यान दे दिया तो काफ़ी हद तक हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। अब यदि फिर भी किसी को स्ट्रोक हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमें किसी भी हाउस होल्ड रेमेडी, घर के किसी उपाय पर नहीं जाना है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। यूजुअली दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कार्डियक अटैक्स या हार्ट अटैक, जिसमें हम ब्लड थिनर या सॉर्बिट्रेट की दवा जो डॉक्टर्स बताते हैं जीभ के नीचे तुरंत रख लें। ब्रेन में ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि हर स्ट्रोक में सबसे पहले ब्रेन का स्कैन ज़रूरी है, जिसे हम सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन कहते हैं। बिकॉज अगर स्कैन में इश्केमिक स्ट्रोक है, दैट मीन्स अगर ब्रेन में क्लॉट की वजह से होने वाला स्ट्रोक है, तब ब्लड थिनर्स का रोल है। बट यदि ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, सो इन दोज केसेस वी डू नॉट यूज ब्लड थिनर्स। उल्टा अगर हमने ब्लड थिनर्स घर में ले ली तो दैट कैन इंक्रीज और द चांसेस ऑफ फर्दर वर्सनिंग ऑफ स्ट्रोक। मतलब स्ट्रोक का साइज बढ़ जाता है अगर हमने ब्लड थिनर्स यूज की। तो जैसे ही आप देखते हैं फेस टेढ़ा होना, अचानक से हाथों पैरों में वीकनेस, अचानक स्पीच में डिफिकल्टी, या इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों में अचानक सडन अनकॉन्शियसनेस, सडन बहुत सीवियर हेडेक, सडन वॉमिटिंग, सडन बैलेंस इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, तो भी इट इज़ पॉसिबल कि ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हों। इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं। आजकल अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं स्ट्रोक के मामले में, बट उन सभी ट्रीटमेंट्स के लिए अगर आप एलिजिबल हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल जाएं। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से टाइम इज़ ब्रेन। जितना जल्दी आप हॉस्पिटल जाएंगे, स्पेशली विद इन 4.5 आवर्स, अगर स्ट्रोक के पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे पास एक थेरेपी होती है जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी कहते हैं, जिसे सेलेक्टेड केसेस में यूज़ करने पे वी कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस कि स्ट्रोक आगे बढ़े ना, और जिनका बढ़ चुका है उसमें रिवर्सल की भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो टाइमली हॉस्पिटल पहुंचकर स्ट्रोक का डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसमें इफेक्टिवली ट्रीटमेंट पे आगे बढ़ सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और एडवांस ट्रीटमेंट्स भी आ चुके हैं स्ट्रोक में, जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जो सिलेक्टेड केसेस में विद इन 24 आवर्स दिया जाता है। और हमने देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स में बहुत सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिलती है, बिकॉज स्ट्रोक ऐसी चीज़ है, अगर थोड़ा सा टाइम बीत जाता है तो उसे रिवर्स करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। बट फिर भी अगर आपको ये स्ट्रोक को थोड़ा समय हो चुका है, स्टिल हम काफ़ी सारे ब्लड थिनर मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। हम स्ट्रोक के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उन कॉजेज़ को प्रॉपरली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, एंड साथ में रिहेबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिहेबिलिटेशन मीन्स फिजियोथेरेपी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एंड जो हमारा वीक हिस्सा है शरीर का, उस पर हमें एक्सरसाइज के थ्रू काम करना होता है, जिसे हम फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो इन टोटल हम देखें तो हमारा रिस्क फैक्टर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्ट्रोक होने ही ना दें। कोई कार्डियक डिसीज़ है तो उसे टाइमली ट्रीट करें। स्ट्रोक हो गया है, स्ट्रोक के आपको सस्पिशियस सिम्टम्स भी लग रहे हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, ताकि टाइमली उसे हम प्रॉपरली डायग्नोज कर पाएँ, एंड देन हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो याद रखिए, टाइम इज ब्रेन। थैंक यू।